सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-Lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई-लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। आज हम देखेंगे 8 अंकों तक की संख्याओं के संख्यांक और सांख्यिक नाम, अंकों का स्थानीय मान और प्रसारित रूप। सात और 8 अंक वाली बड़ी संख्याएं हमें कई जगहों पर उपयोगी सिद्ध होती है, जैसे किसी शहर की जनसंख्या व्यक्त करने के लिए या किसी देश का कुल भूभाग व्यक्त करने के लिए या फिर बैंकों से लेन देन का व्यवहार व्यक्त करने के लिए इत्यादि। हमने 6 अंकों तक की संख्याओं को सीखते हुए एक मजेदार पैटर्न बनाया था। अब आइए इनसे बड़ी संख्याओं को सीखने की शुरुआत इसी पैटर्न को बढ़ाते हुए करें। अगर हम 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के साथ 1 मिलाएं तो हमें प्राप्त होगी 7 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या 10 लाख, और इसी तरह पैटर्न को आगे बढ़ाकर 8 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या 1 करोड़ भी प्राप्त की जा सकती है। 6 अंकों तक की संख्याओं को सीखते हुए हमने कुछ सूचकों का प्रयोग किया था। अगर इसमें एक और अंक बढ़ाएं तो हमें 7 अंकों वाली संख्या प्राप्त होगी। इसी तरह एक और अंक बढ़ाने से हमें 8 अंकों वाली संख्या प्राप्त होगी। इन अंकों के लिए अब हमें 10 लाखों यानी 10 lakhs और करोड़ों यानी करोड़्स के सूचकों की भी जरूरत होगी। स्थान पर निर्भर अंक के मान को स्थानीय मान कहा जाता है, यह आपको ज्ञात होगा। क्या आप इस 3 का स्थानीय मान पता कर सकते हैं? विचार करें। करोड़ के स्थान पर होने के कारण 3 का स्थानीय मान होगा 3 करोड़, 2 का स्थानीय मान होगा 20 लाख। इसी प्रकार बाकी अंकों का स्थानीय मान इस प्रकार लिखा जा सकता है। इस समझ से हम संख्या का संख्या नाम लिख सकते हैं 3,27,56,423। इसी प्रकार संख्या का प्रसारित रूप इस प्रकार लिखा जा सकता है। इस रूप से हम यह पता कर सकते हैं कि इस संख्या में 3 1 करोड़ के समूह है, 2 10 लाख के समूह है, इसी प्रकार 7 1 लाख के, 5 10,000 के, 6 1000 के, 4 100 के, 2 10 के समूह है और 3 इकाइयां हैं। कई सारे चिन्हों और संख्याओं को देख यह कौन सी संक्रिया पहले करें, यह उलझन जरूर उत्पन्न हो सकती है। इसे दूर करने के लिए कोष्ठकों का प्रयोग एक महत्वपूर्ण साधन है। यहाँ गुणन की संक्रिया पहले की जानी चाहिए। यह समझने के लिए हम गुणन की संक्रिया को कोष्ठक में व्यक्त करेंगे। तो इस तरह से आज हमने देखा 8 अंकों तक की संख्याओं के संख्यांक और सांख्यिक नाम, अंकों का स्थानीय मान और प्रसारित रूप। अगले वीडियो में कुछ उदाहरणों से इन्हें और अच्छे से जानेंगे। दी हुई संख्या के लिए भारतीय संख्यांकन पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति के अनुसार अल्पविराम देकर इसका संख्या नाम ज्ञात करें। भारतीय संख्यांकन पद्धति में अल्पविराम दाएं से 3 अंक बाद हजारों को प्रदर्शित करने के लिए, फिर 2 अंक बाद लाखों को प्रदर्शित करने के लिए और फिर 2 अंक बाद करोड़ों को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। इस पद्धति में संख्या नाम होगा 2,43,56,655। अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में अल्पविराम दाएं से 3 अंक बाद हजारों को प्रदर्शित करने के लिए, फिर 3 अंक बाद मिलियनों को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। इस पद्धति में संख्या नाम होगा 24,356,655। आज हमने देखा
8 अंकों तक की संख्याओं से संबंधित उदाहरण। अगले वीडियो में इनसे जुड़ी कुछ मिथ्या धारणाओं और साधारण गलतियों को दूर करेंगे। आज हम देखेंगे 8 अंकों तक की संख्याओं से संबंधित मिथ्या धारणा और साधारण गलतियां। क्या 1 मिलियन और 1 लाख समान है? कई बार यह मिथ्या धारणा होती है कि 1 मिलियन और 1 लाख समान ही होते हैं। यह एक गलत समझ है। इसे दूर करने के लिए अंकों में व्यक्त करें। 1 मिलियन इस प्रकार व्यक्त किए जाते हैं। मिलियन अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में प्रयोग होता है। आइए इसे भारतीय संख्यांकन पद्धति में व्यक्त करें। ऐसा करने पर हमें 10 लाख संख्या प्राप्त होगी, यानी कि 1 मिलियन 10 लाख के बराबर है, न कि 1 लाख के। ऐसी उलझन को दूर करने के लिए भारतीय संख्यांकन पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति को अच्छे से समझना जरूरी होता है। दो संख्याओं को जोड़ते या घटाते समय कई बार उचित स्थानों पर नहीं लिखा जाता। इससे हल गलत बनता है। अंकों को उनके स्तंभों में रखकर समान स्थानीय मान वाले अंकों पर ही संक्रिया की जाती है और इससे जवाब सही प्राप्त होता है। कई बार गुणा करते समय स्थानीय मानों के लिए रखे जाने वाले शून्य को नजरअंदाज कर दिया जाता है। ऐसी गलतियां स्थानीय मान को न समझने के कारण उत्पन्न होती है। इस वीडियो में आज हमने देखी 8 अंकों तक की संख्याओं से संबंधित मिथ्या धारणा और साधारण गलतियां। आज हम सीखेंगे भिन्न और पूर्ण संख्या का गुणन और भिन्न का प्रचालक का के रूप में प्रयोग। निशा बहुत अच्छी चाय बनाती है। वह प्रत्येक कप चाय के लिए 2/3 चम्मच चीनी का उपयोग करती है। जरा सोचिए, अगर उसे 5 कप चाय बनानी होगी तो उसे कितनी चीनी की जरूरत होगी? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। ऐसी स्थितियों में हमें भिन्नों का गुणन करना आवश्यक हो जाता है। जैसे यहाँ एक पूर्ण संख्या और एक भिन्न का गुणन करना है। तो आइए सीखे पूर्ण संख्या और भिन्न का गुणन कैसे किया जाता है। निशा प्रत्येक कप चाय के लिए 2/3 चम्मच चीनी का उपयोग करती है। यह एक भिन्न है। इसमें अंश 2 हर 3 से छोटा है। ऐसी भिन्न जिसका अंश हर से छोटा होता है एक उचित भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है। हमें पता करना है कि प्रत्येक कप चाय के लिए 2/3 चम्मच चीनी के हिसाब से 5 कप चाय के लिए कितनी चीनी लगेगी। हम कह सकते हैं कि 1 कप चाय के लिए 2/3 चम्मच चीनी लगती है। इसलिए 5 कप चाय के लिए 2/3 धन 2/3 धन 2/3 धन 2/3 धन 2/3 इतनी चीनी आवश्यक होगी। यहाँ हम देख सकते हैं कि 2/3 को 5 बार जोड़ा गया है। इसलिए इसे हम गुणन 5 गुना 2/3 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इस तरह से 5 गुना 2/3 बराबर 2/3 धन 2/3 धन 2/3 धन 2/3 धन 2/3। अब यहाँ देखिए, इन सभी भिन्नों का हर बराबर है। ऐसे भिन्न जिनका हर बराबर हो समान भिन्न यानी लाइक फ्रैक्शन कहलाते हैं। जरा सोचिए, अगर भिन्नों का हर बराबर ना हो तो ऐसे भिन्नों को हम क्या कहते हैं? सोचिए। सही सोचा। ऐसे भिन्न असमान भिन्न यानी अनलाइक फ्रैक्शन कहलाते हैं। यहाँ हम समान भिन्नों का योग कर रहे हैं। समान भिन्नों का योग करने के लिए हम अंशों को जोड़ते हैं और हर वैसा का वैसा रखते हैं। इस प्रकार 5 बार 2/3 जोड़ने पर हमें योग प्राप्त होगा 10/3। इसलिए 5 गुना 2/3 के गुणन का परिणाम है 10/3, जिसका मतलब है कि निशा को 5 कप चाय बनाने के लिए
10/3 चम्मच चीनी लगेगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी भी पूर्ण संख्या और भिन्न का गुणन करते समय हम पूर्ण संख्या को अंश से गुना करते हैं और हर वैसा का वैसा रखते हैं। यहाँ भिन्न का अंश 10 हर 3 से बड़ा है। ऐसी भिन्न एक विषम भिन्न यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है। 10/3 में 3 पूर्ण है और 1/3 पूर्ण का भाग है, इसलिए 10/3 को हम 3 और 1/3 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ऐसी भिन्न जिसे एक पूर्ण और उचित भिन्न के रूप में व्यक्त किया जाता है एक मिश्रित भिन्न यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाती है। जरा सोचिए, अगर हमें किसी मिश्रित भिन्न को पूर्ण संख्या से गुणा करना होगा तो यह हम कैसे करेंगे? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। इसके लिए पहले हम मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में परिवर्तित करेंगे और फिर इसके अंश को पूर्ण संख्या से गुणा करेंगे और हर वैसा का वैसा रखेंगे। भिन्न प्रचालक यानी ऑपरेटर का के रूप में भी प्रयोग की जाती है। आइए इसे समझें। यहाँ 6 केले हैं। क्या आप बता सकते हैं इन 6 केलों का 2/3 भाग क्या होगा? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। यहाँ पहले हमें 6 केलों के 3 समूह बनाने होंगे और इनमें से 2 समूहों को लेना होगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि 6 केलों का 2/3 भाग होता है 4 केले। इसी को हम गुणन के रूप में भी व्यक्त करते हैं। 6 केलों का 2/3 भाग बराबर 2/3 गुना 6। इसे हल करने का एक तरीका है कि पहले हम अंश 2 को 6 से गुना कर सकते हैं और फिर प्राप्त परिणाम 12 को हर 3 से विभाजित करते हैं। इससे परिणाम प्राप्त होता है 4। या इसे हल करने के लिए पहले हम 6 को हर 3 से विभाजित करते हैं, फिर इसके परिणाम 2 को अंश 2 से गुणा करते हैं। इससे भी परिणाम प्राप्त होता है 4। इस प्रकार भिन्न का प्रयोग प्रचालक का के रूप में होता है। आज हमने सीखा भिन्न और पूर्ण संख्या का गुणन और भिन्न का प्रचालक का के रूप में प्रयोग। अगले वीडियो में सीखेंगे 2 भिन्नों का गुणन। आज हम सीखेंगे भिन्नों का गुणन। हमने भिन्न और पूर्ण संख्या का गुणन सीखा और भिन्न का प्रचालक का के रूप में प्रयोग सीखा। इस आधार पर अब हम सीखेंगे 2 भिन्नों का गुणन कैसे किया जाता है। मान लीजिए हमें पता करना है कि 4/5 का 1/2 भाग कितना होगा। आइए इसे पता करें। यहाँ भिन्न 4/5 व्यक्त करती है एक पूर्ण के 5 बराबर भागों में से 4 भाग। इनका 1/2 भाग पता करने के लिए हम इन छायांकित 4 भागों के 2 समूह बनाएंगे और इनमें से एक समूह को लेंगे। यह समूह 4/5 के 1/2 भाग को निरूपित करता है। अगर हम देखें तो यह भाग पूर्ण के सभी 5 भागों में से 2 भागों से बना है, जिसे 2/5 से व्यक्त किया जा सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 4/5 का 1/2 भाग बराबर है 2/5 के। हम इसे 1/2 गुना 4/5 के गुणन से भी पता कर सकते हैं। जैसे यहाँ हमने एक वर्ग के 5 भागों में से 4 भागों को छायांकित कर भिन्न 4/5 को निरूपित किया है, इसी प्रकार हम 1/2 को इस प्रकार निरूपित करेंगे। अगर हम इन्हें एक के ऊपर एक रखते हैं तो दोनों का उभयनिष्ठ छायांकित भाग इनके गुणन का परिणाम होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ कुल 10 भाग है, जिनमें से 4 उभयनिष्ठ छायांकित भाग है। इसलिए यह भाग पूर्ण वर्ग की 4 दशांश भिन्न है। अगर हम इन 10 बराबर भागों को 5 बराबर भागों में रूपांतरण करें तो अब यहाँ 5 बराबर भागों में से 2 उभयनिष्ठ छायांकित भाग है। इसलिए हम 4 दशांश को 2/5 लिख सकते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि 1/2 गुना 4/5 बराबर है 2/5 के, या 4/5 का 1/2 भाग बराबर 2/5 है। गणित में 2 भिन्नों को गुणा करने के लिए हम अंशों और हरों को अलग अलग गुणा करते हैं और परिणाम को अंशों का गुणनफल बटा हरों का गुणनफल के रूप में व्यक्त करते हैं। जैसे 4/5 गुना 1/2 बराबर 4 गुना 1 बटे 5 गुना 2 बराबर 4 दशांश बराबर, जिसे हम 2/5 भी लिख सकते हैं।
इसलिए जब भी भिन्न का प्रचालक का के रूप में प्रयोग हो तो हमें गुणन की संक्रिया करनी चाहिए। आज हमने सीखा भिन्नों का गुणन। अगले वीडियो में कुछ उदाहरणों से इसकी समझ और अच्छे से बनाएंगे। आज हम देखेंगे भिन्नों के गुणन से संबंधित कुछ उदाहरण। मीना 9 मीटर रिबन का 2/3 भाग काट लेती है, तो उसके द्वारा ली गई रिबन कितनी लंबी है? मीना ने कितनी लंबी रिबन ली है, यह पता करने के लिए हमें 9 मीटर का 2/3 भाग कितना होगा यह पता करना होगा। मान लीजिए यहाँ एक रिबन है जिसकी लंबाई है 1 मीटर। अगर हम इसे 10 बराबर भागों में विभाजित करते हैं तो इनमें से 9 भाग व्यक्त करेंगे 9 मीटर। हमें इसमें से 2/3 भाग प्राप्त करना है, इसलिए हम इन 9 भागों में से 3 बराबर भाग बनाएंगे और इनमें से 2 भाग लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, मीना ने मीटर के कुल 10 भागों में से 6 भाग लिए हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि उसके द्वारा ली गई रिबन 6 मीटर लंबी है। इसे सरलतम रूप यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में 3 पंचमांश मीटर के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसी को गणित में हम गुणन के उपयोग से हल करते हैं। जैसे यहाँ 9 मीटर रिबन का 2/3 भाग प्राप्त करने के लिए हम 2/3 गुना 9 करेंगे। यहाँ हम अंशों का और हरों का गुणन अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो 3 से 9 को विभाजित किया जा सकता है। इसी प्रकार 10 को 2 से विभाजित किया जा सकता है। विभाजन करने पर हमें रिबन की लंबाई प्राप्त होगी 3 पंचमांश मीटर। अगला उदाहरण, एक बड़े बर्तन में 1 और 1/2 लीटर दूध रखा हुआ था। यदि हरीश इसमें से 1/4 भाग पीता है तो बताइए उसने कितना लीटर दूध पिया? हरीश ने 1 और 1/2 लीटर दूध का 1/4 भाग पिया, तो उसने कितना दूध पिया? यह 1/4 गुना 1 और 1/2 के गुणनफल से पता किया जा सकता है। इसे हल करने के लिए पहले हम मिश्रित भिन्न 1 और 1/2 को विषम भिन्न के रूप में व्यक्त करेंगे। इसके लिए हम हर 2 से पूर्ण 1 को गुणा करेंगे और अंश को परिणाम 2 में जोड़ेंगे। इससे हमें विषम भिन्न का अंश प्राप्त होगा 3। फिर हम हर 2 को वैसा का वैसा रखेंगे, इसलिए 1 और 1/2 की विषम भिन्न होगी 3/2। अब आइए पता करते हैं 1/4 गुना 3/2 का गुणनफल क्या होगा। पिछले वीडियो में हमने सीखा है कि 2 भिन्नों का गुणन करने के लिए हम अंशों और हरों को अलग अलग गुणा करते हैं और परिणाम को अंश का गुणनफल बटा हरों का गुणनफल के रूप में लिखते हैं। इस तरह से यहाँ हम अंश 1 और अंश 3 से गुणा करेंगे, जिससे हमें परिणाम का अंश 3 प्राप्त होगा। फिर हम हर 4 को हर 2 से गुणा करेंगे, इससे हमें परिणाम का हर प्राप्त होगा 8। इस प्रकार 1/4 गुना 3/2 बराबर है 3/8 के। इसलिए हम कह सकते हैं कि हरीश ने 3/8 लीटर दूध पिया। आज हमने देखे भिन्नों के गुणन से संबंधित कुछ उदाहरण। अगले वीडियो में हम देखेंगे भिन्नों के गुणन से संबंधित कुछ मिथ्या धारणाएं और कुछ साधारण गलतियां। आज हम देखेंगे भिन्नों के गुणन से संबंधित कुछ मिथ्या धारणाएं और कुछ साधारण गलतियां। मिथ्या धारणा 1, निम्नलिखित में से कौन सा कथन दिए चित्र के छायांकित भाग के गुणन के रूप में निरूपित करता है? कई बार बच्चे भिन्नों के गुणन को कैसे किया जाता है यह रटकर याद कर लेते हैं, वे इसे समझते हुए नहीं चलते। इस कारण दिए चित्र के छायांकित भाग को गुणन के रूप में गलत प्रकार से व्यक्त किया जाता है। जैसे कुछ बच्चे यह सोचते हैं कि प्रत्येक आयत यानी रेक्टेंगल में 4 छायांकित भाग है, इसलिए 3 आयत का छायांकित भाग 3 गुना 4 इस गुणन से पता किया जा सकता है। इसलिए वे जवाब देते हैं ऑप्शन 1, जो कि एक गलत जवाब है। सही समझ यह है कि यह 4/6 भाग 3 बार दोहराया गया है, इसलिए इसे गुणन के रूप में 3 गुना 4/6 के रूप में लिखा जा सकता है। इसलिए सही जवाब है ऑप्शन 2। यहाँ एक और बात समझना जरूरी है। अगर हम देखें तो यहाँ 3 पूर्ण का 4/6 भाग लिया गया है, इसलिए हम इसे 4/6 गुना 3 इस प्रकार भी व्यक्त कर सकते हैं। मिथ्या धारणा 2, निशा ने 3/4 किलोग्राम आलू खरीदे।
इसमें से उसने 3/5 भाग की सब्जी बनाई। पता कीजिए उसने कितने किलोग्राम आलू की सब्जी बनाई। यहाँ निशान ने 3/4 किलोग्राम आलू के 3/5 भाग का प्रयोग सब्जी बनाने के लिए किया है। उसने कितने किलोग्राम आलू की सब्जी बनाई, यह पता करने के लिए हमें 3/4 किलोग्राम का 3/5 भाग कितना होता है, यह पता करना होगा। इसके लिए हमें 3/5 गुना 3/4 का गुणनफल ज्ञात करना होगा। इसके लिए हम अंशों का गुना करते हैं, इससे हमें परिणाम का अंश प्राप्त होता है 9। इसी प्रकार हम हरों का गुना करते हैं, इससे हमें परिणाम का हर प्राप्त होता है 20। इसीलिए सही परिणाम है 9/20 किलोग्राम, यानी कि दिए सवाल का ऑप्शन 2 सही जवाब है। कुछ बच्चे दिए सवाल को समझ नहीं पाते। वे सोचते हैं कि निशा ने कितने किलोग्राम आलू की सब्जी बनाई, यह पता करने के लिए उन्हें 3/4 से 3/5 का व्यवकलन करना होगा। वे व्यवकलन का परिणाम प्राप्त करते हैं 3/20। दिए सवाल का यह एक गलत जवाब है, इसलिए ऑप्शन 1 गलत है। अब आइए देखें भिन्नों के गुणन के संदर्भ में की जाने वाली कुछ साधारण गलतियां। जब बच्चों को किन्हीं दो भिन्नों जैसे 2/3 और 3/4 का गुणनफल पता करने के लिए कहा जाता है, तो कुछ बच्चे पहले भिन्न के अंश का दूसरे भिन्न के हर से गुणा करते हैं और दूसरे भिन्न के अंश का पहले भिन्न के हर से गुणा करते हैं, फिर वे इन्हें जोड़ते हैं। यह गलत समझ है। सही समझ यह है कि परिणाम का अंश भिन्नों के अंशों का गुणनफल होता है और परिणाम का हर भिन्नों के हरों का गुणनफल होता है। इसलिए सही जवाब है 6/12, जिसे 1/2 इस सरलतम रूप यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में भी व्यक्त किया जा सकता है। कुछ बच्चे भिन्न का प्रचालक यानी ऑपरेटर का के रूप में प्रयोग गलत प्रकार से करते हैं। जैसे अगर उन्हें पूछा जाए कि 6 का 2/3 क्या होगा, तो वे 6 में से 2/3 को घटाने की कोशिश करते हैं। यह एक गलत समझ है। यह समझना जरूरी है कि जब भी हम प्रचालक का प्रयोग करते हैं तो इसका अर्थ होता है हमें गुणन करना होगा। जैसे यहाँ 2/3 गुना 6 करना होगा, जिसका परिणाम होगा 4। अगर गुणन में दो भिन्नों का हर बराबर ना हो तो कुछ बच्चे इनका हर बराबर करने की भी कोशिश करते हैं। यह भी एक गलत समझ है। दो भिन्नों का गुणन करने के लिए अंशों का गुणन और हरों का गुणन अलग अलग किया जाता है और परिणाम के अंश और हर के स्थान पर लिखा जाता है। आज हमने देखी भिन्नों के गुणन से संबंधित कुछ मिथ्या धारणाएं और कुछ साधारण गलतियां। आज हम सीखेंगे भिन्नों का विभाजन। मान लीजिए आपके पास 6 चॉकलेट है। अगर आपको इनमें से 2 चॉकलेट का एक समूह बनाना हो तो आप कितने समूह बना पाएंगे? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। अगर 2 चॉकलेट का एक समूह बनाना हो तो 6 चॉकलेट में से 6 विभाजित 2 समूह बनाए जा सकते हैं, यानी कि 3 समूह बनाए जा सकते हैं। जरा सोचिए, अगर आपको इतने ही चॉकलेट में से आधी चॉकलेट का एक समूह बनाना हो तो आप कितने समूह बना पाएंगे? यह पता करने के लिए आपको 1/2 से 6 को विभाजित करना होगा। यहाँ हमें पूर्ण संख्या को भिन्न से विभाजित करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, 1/2 चॉकलेट का समूह बनाने के लिए हमें प्रत्येक चॉकलेट के 2 बराबर भाग करने होंगे। इसलिए 6 चॉकलेट के 2 बराबर भाग बनाने पर हमें 6 गुना 2 भाग यानी कि 12 भाग प्राप्त होंगे। हम कह सकते हैं कि 6 विभाजित 1/2 बराबर 6 गुना 2 बराबर 12। यहाँ 2 और 1/2 एक दूसरे के व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल है। किन्हीं भी 2 संख्याओं का गुणनफल 1 हो तो ऐसी संख्याएं एक दूसरे की व्युत्क्रम होती है। इसी प्रकार 5 और 1/5 भी व्युत्क्रम है। क्या आप बता सकते हैं कि 4/7 और 7/4 व्युत्क्रम है या नहीं? सोचिए। सही सोचा आपने।
इनका गुणनफल 1 है, इसलिए ये भी एक दूसरे के व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम की समझ से हम भिन्नों का विभाजन आसानी से कर सकते हैं। इस तरह से एक पूर्ण संख्या को भिन्न से विभाजित करते समय हम पूर्ण संख्या को वैसा का वैसा लिखते हैं और इसे दूसरी संख्या के व्युत्क्रम से गुणा करते हैं। तो आइए भिन्नों के विभाजन से संबंधित कुछ और स्थितियां देखें। मान लीजिए इस बोतल में 3/4 लीटर जूस है। अगर इसे 6 बच्चों में बराबर रूप से बांटना हो तो प्रत्येक बच्चे को कितना जूस मिलेगा? इसे पता करने के लिए हमें 3/4 को 6 से विभाजित करना होगा। यहाँ हम एक भिन्न को पूर्ण संख्या से विभाजित कर रहे हैं। आइए इसका परिणाम ज्ञात करें। मान लीजिए इस पट्टी को हम एक पूर्ण मानते हैं। बोतल में 3/4 लीटर जूस है। इसे निरूपित करने के लिए हम पट्टी के 4 बराबर भाग बनाएंगे। संख्या रेखा पर पहला भाग व्यक्त किया जाएगा 1/4 से, दूसरा भाग व्यक्त किया जाएगा 2/4 से, तीसरा भाग व्यक्त किया जाएगा 3/4 से और चौथा भाग व्यक्त किया जाएगा 4/4 से, यानी कि 1 से। इन 4 भागों में से 3 भाग लिए गए हैं, इसलिए हम 3 भागों को छायांकित करेंगे। ये 3 छायांकित भाग व्यक्त करते हैं भिन्न 3/4। चूँकि 3/4 लीटर जूस 6 बच्चों में बराबर रूप से बांटा जाना है, इसलिए हमें छायांकित भाग के 6 बराबर भाग बनाने होंगे। सोचिए यह हम कैसे करेंगे? चलिए हम बताते हैं। इसके लिए हमें प्रत्येक भाग को 2 बराबर भागों में विभाजित करना होगा, जिससे कि छायांकित भाग के कुल 6 भाग बन जाए। अब यहाँ कुल 8 भाग है। आइए इन्हें संख्या रेखा पर व्यक्त करें। जैसा कि आप देख सकते हैं, छायांकित भाग को 6 बराबर भागों में बांटने पर प्रत्येक भाग 1/8 है, इसलिए प्रत्येक बच्चे को 1/8 लीटर जूस प्राप्त होगा। इसलिए 3/4 विभाजित 6 बराबर 1/8 है। गणित में 3/4 विभाजित 6 को हल करने के लिए हम पहली संख्या 3/4 को वैसा का वैसा लिखते हैं, फिर इसे दूसरी संख्या 6 के व्युत्क्रम 1/6 से गुणा करते हैं। इससे हमें परिणाम प्राप्त होता है 1/8। 3/4 विभाजित 6 बराबर 3/4 गुना 1/6 बराबर 1/8 है। इसलिए प्रत्येक बच्चे को 1/8 लीटर जूस मिलेगा। इसलिए ध्यान रखें कि एक संख्या से विभाजन का अर्थ है उसके व्युत्क्रम से गुणन। अब मान लीजिए अगर हमारे पास 2.5 मीटर यानी कि 2 और 1/2 मीटर लंबी रिबन है और हमें इसमें से 3/4 मीटर यानी कि 3/4 मीटर लंबे भाग बनाने हो तो हम कितने भाग बना पाएंगे? सोचिए। सही सोचा। यहाँ भी हमें 2 और 1/2 मीटर लंबाई को 3/4 मीटर लंबाई से विभाजित करना होगा। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि 2 और 1/2 एक मिश्रित भिन्न है। भिन्नों के विभाजन में पहले हम मिश्रित भिन्नों को विषम भिन्नों में परिवर्तित करते हैं। जैसे यहाँ हम 2 और 1/2 को 5/2 लिखेंगे, तो अब विभाजन बन जाएगा 5/2 विभाजित 3/4। तो बताइए इसे हम कैसे हल करेंगे? सोचिए। सही सोचा। हम पहली भिन्न को वैसा का वैसा रखेंगे, फिर विभाजन का चिन्ह बदलकर गुणन का चिन्ह लिखेंगे और फिर दूसरे भिन्न का व्युत्क्रम लेंगे, यानी कि 5/2 विभाजित 3/4 बराबर 5/2 गुना 4/3 बराबर 10/3, यानी कि हम 2.5 मीटर लंबे रिबन से 3/4 मीटर लंबे 10/3 भाग बना पाएंगे। हम कह सकते हैं कि भिन्नों के विभाजन में भी हम पहली भिन्न को वैसा का वैसा लिखते हैं और फिर इसे दूसरी संख्या के व्युत्क्रम से गुणा करते हैं। तो आज हमने सीखा भिन्नों का विभाजन। अगली वीडियो में कुछ उदाहरणों से इसे और अच्छे से जानेंगे। आज हम देखेंगे भिन्नों के विभाजन से संबंधित कुछ उदाहरण। अगर 7/10 भाग के 14 बराबर भाग बनाने हो तो प्रत्येक भाग का माप कितना होगा? आइए इसे हल करें। हमें 7/10 के 14 भाग बनाकर प्रत्येक भाग का माप कितना है यह पता करना है। तो आइए पहले एक पट्टी के 10 बराबर भाग बनाकर इनमें से 7 भाग छायांकित करें। छायांकित भाग भिन्न 7/10 को निरूपित करता है।
जरा सोचिए, अब हम छायांकित भाग के 14 बराबर भाग कैसे बनाएंगे? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। अगर हम प्रत्येक भाग के 2 बराबर भाग बनाएं, तो 7/10 छायांकित भाग के कुल 14 बराबर भाग बन जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, यह एक भाग पूर्ण पट्टी के सभी 20 भागों में से एक है, जिसे हम भिन्न 1/20 से निरूपित करते हैं। तो प्रत्येक भाग का माप होगा 1/20। आइए इसे गणित में हल करें। यह प्रत्येक भाग का माप पता करने के लिए हमें 7/10 को 14 से विभाजित करना होगा। इसे हल करने के लिए हम पहली भिन्न को वैसा का वैसा रखेंगे और दूसरी संख्या के व्युक्त क्रम यानी रेसिप्रोकल से गुणा करेंगे। यह 14 का व्युक्त क्रम है 1/14। इसलिए 7/10 भाग के 14 भाग बनाने हो तो प्रत्येक भाग का माप होगा 1/20। अगला उदाहरण, डॉक्टर ने निशा को 12 गोलियां दी है और उसे प्रत्येक दिन एक गोली का 3/4 भाग लेने के लिए कहा है। पता कीजिए निशा सभी गोलियां कितने दिनों में समाप्त कर पाएगी। डॉक्टर ने निशा को 12 गोलियां दी है। मान लीजिए यह प्रत्येक वृत्त एक गोली है। निशा प्रत्येक दिन गोली का 3/4 भाग सेवन करती है। पहले दिन गोली का 3/4 भाग सेवन करने पर 1/4 भाग बच जाएगा। इसी तरह दूसरे और तीसरे दिन भी गोली का 3/4 भाग सेवन करने पर 1/4 भाग बच जाएगा। अगर हम बचे भागों को जोड़े तो हमें गोली का 3/4 भाग प्राप्त होगा, जिसे निशा चौथे दिन ले सकती है। इस तरह से निशा 3 गोलियां 4 दिनों में ले पाएगी। इसी के साथ हम कह सकते हैं कि निशा 3 गुना 4 गोलियां 4 गुना 4 दिनों में ले पाएगी, यानी कि 12 गोलियां 16 दिनों में ले पाएगी। इसीलिए दिए सवाल का जवाब है 16 दिन। आइए इसे गणित में हल करें। निशा एक दिन में गोली का 3/4 भाग लेती है। डॉक्टर ने निशा को 12 गोलियां दी है। निशा सभी गोलियां कितने दिनों में समाप्त कर पाएगी, यह पता करने के लिए हमें 12 को 3/4 से विभाजित करना होगा। विभाजन को हल करने के लिए हम पहली संख्या को वैसा का वैसा रखेंगे और इसे दूसरी संख्या के व्युक्त क्रम यानी रेसिप्रोकल से गुणा करेंगे। यहाँ 3/4 का व्युक्त क्रम है 4/3। इसे ही हम इस प्रकार भी हल कर सकते हैं। इसलिए निशा 16 दिनों में सभी गोलियां समाप्त कर पाएगी। अगला उदाहरण, एक प्लम्बर 7 और 1/2 मीटर लंबाई वाला पाइप लाता है। उसे 1 और 1/2 मीटर लंबाई के हिस्से की जरूरत है। पता कीजिए उसे 7 और 1/2 मीटर लंबाई वाले पाइप से 1 और 1/2 मीटर लंबाई के कितने हिस्से प्राप्त होंगे। उदाहरण से पता चलता है कि प्लम्बर द्वारा लाए हुए पाइप की कुल लंबाई 7 और 1/2 मीटर है। अगर उसे इस पाइप में से 1 और 1/2 मीटर लंबाई के भाग बनाने हो तो उसे 7 और 1/2 विभाजित 1 और 1/2 हिस्से प्राप्त होंगे। आइए इस विभाजन का परिणाम ज्ञात करें। क्या आप बता सकते हैं यह विभाजन कैसे हल किया जा सकेगा? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। अगर विभाजन में मिश्रित भिन्न हो तो पहले हम इसे विषम भिन्न में परिवर्तित करते हैं। यहाँ 7 और 1/2 की विषम भिन्न होगी 15/2 और 1 और 1/2 की विषम भिन्न होगी 3/2, यानी कि 7 और 1/2 विभाजित 1 और 1/2 बराबर है 15/2 विभाजित 3/2 के। इसे हल करने के लिए हम पहली संख्या को वैसा का वैसा रखेंगे और इसे दूसरी संख्या के व्युक्त क्रम यानी रेसिप्रोकल से गुणा करेंगे। यह 3/2 का व्युक्त क्रम है 2/3। इसे हल करने के लिए हम अंशों का गुणन करेंगे, जिससे हमें परिणाम का अंश प्राप्त होगा 30 और फिर हम हरों का गुणा करेंगे, जिससे हमें परिणाम का हर प्राप्त होगा 6। फिर हम इसे सरलतम रूप में लाएंगे। यह अंश और हर को 6 से विभाजित करने पर हमें सरलतम रूप प्राप्त होगा 5/1 यानी कि 5। तो हम कह सकते हैं कि प्लम्बर को कुल 5 भाग प्राप्त होंगे। आज हमने देखे भिन्नों के विभाजन से संबंधित कुछ उदाहरण। अगले वीडियो में हम देखेंगे
भिन्नों के विभाजन से संबंधित कुछ मिथ्या धारणाएं और कुछ साधारण गलतियां। आज हम देखेंगे भिन्नों के विभाजन से संबंधित कुछ मिथ्या धारणाएं और कुछ साधारण गलतियां। मिथ्या धारणा 1। माँ ने बच्चों से पूछा, 4 को आधा से विभाजित करने पर परिणाम क्या आएगा? अनुराग ने इसका जवाब दिया 2 और राशि ने इसका जवाब दिया 8। तो दोनों में से किसने सही जवाब दिया? कई बार बच्चे यह समझते हैं कि आधे से भाग देना मतलब संख्या का आधा करना है। इस मिथ्या धारणा के कारण अनुराग ने 4 विभाजित आधा का परिणाम 2 बताया। यह एक गलत समझ है, इसलिए ऑप्शन 1 गलत है। सही समझ यह है कि 4 को आधे से भाग देना मतलब 4 को आधे के व्युक्त क्रम यानी रेसिप्रोकल 2 से गुना करना है, जिसका परिणाम है 8। यानी कि राशि की समझ सही है, यानी कि सही जवाब है ऑप्शन 2। कई बार बच्चे सही परिणाम 8 पता कर लेते हैं, लेकिन वे इसे गलत मानते हैं क्योंकि वे समझते हैं कि विभाजन का परिणाम कभी भी बड़ी संख्या नहीं आ सकती। यह भी एक गलत समझ है। ध्यान रहे, विभाजन का परिणाम विभाजन की जाने वाली संख्याओं से बड़ा आ सकता है। मिथ्या धारणा 2। अगर 1/21 मीटर कपड़े के 7 बराबर भाग बनाए जाए तो प्रत्येक भाग की लंबाई क्या होगी? प्रत्येक भाग की लंबाई पता करने के लिए कुल लंबाई को भागों की संख्या से विभाजित करना होगा, यानी कि 1/21 को 7 से विभाजित करना होगा। कई बार बच्चे एक भिन्न को पूर्ण संख्या से भाग देते समय हर को विभाजित करते हैं। जैसे यहाँ 1/21 को 7 से विभाजित करते समय परिणाम प्राप्त किया जाता है 1/3। यह गलत जवाब है, इसलिए ऑप्शन 1 गलत है। सही समझ यह है कि हम पहली संख्या को वैसा का वैसा रखते हैं और दूसरी संख्या के व्युक्त क्रम से उसे गुणा करते हैं, यानी कि 1/21 विभाजित 7 बराबर 1/21 गुणा 1/7 बराबर 1/147। इसलिए सही जवाब है ऑप्शन 2। अब आइए देखें कुछ साधारण गलतियां। मान लीजिए 5/6 विभाजित 7/8 का परिणाम पता करना है, तो कुछ बच्चे यह रट लेते हैं कि विभाजन का परिणाम ज्ञात करने के लिए विभाजन के चिन्ह को गुणन के चिन्ह से बदलते हैं, फिर दूसरी संख्या का अंश और हर उल्टा करके लिखते हैं। कभी कभी वे विभाजन का चिन्ह गुणन से तो बदलते हैं, लेकिन दूसरी संख्या का व्युत्क्रम लेना भूल जाते हैं और संख्याओं का जैसे है वैसे गुणन करते हैं। इस तरह से अंशों का गुणन कर परिणाम का अंश 35 पता किया जाता है। इसी प्रकार हरों का गुणा करके परिणाम का हर 48 पता किया जाता है। इससे उन्हें गलत जवाब 35/48 प्राप्त होता है। कुछ बच्चे दूसरी संख्या का व्युक्त क्रम लेने के स्थान पर पहली संख्या का व्युक्त क्रम लेते हैं। इस प्रकार से वे गलत परिणाम 42/40 प्राप्त करते हैं। यह समझना जरूरी है कि हम पहली संख्या नहीं बदल सकते। सही समझ यह है कि 2 भिन्नों का विभाजन करते समय हम पहली संख्या को वैसा का वैसा रखते हैं और दूसरी संख्या के व्युत्क्रम से उसे गुणा करते हैं। आज हमने देखी भिन्नों के विभाजन से संबंधित कुछ मिथ्या धारणाएं और कुछ साधारण गलतियां। नमस्ते बच्चों, क्या आपको हंसना पसंद है? मुझे भी बहुत पसंद है, बिल्कुल इसी की तरह। इसीलिए आज मैं आप सबके लिए एक अद्भुत कहानी लेके आई हूँ। ये कहानी एक लड़की के बारे में है जिसे हंसना बहुत पसंद है। मैं मिताली सेन गुप्ता, एक ओरेकल स्वयं सेवक हूँ। और क्या आप जानते हैं आज क्या है? आज वर्ल्ड लिटरेसी डे है। वर्ल्ड लिटरेसी डे मतलब विश्व साक्षरता दिवस। ये दिवस हर साल 8 सितंबर को मनाया जाता है। ये दिवस हमें इस बात की याद दिलाता है कि आपके और हमारे जीवन में पढ़ने लिखने का कितना महत्व है। अगर आप पढ़ेंगे लिखेंगे तो आपकी प्रगति होगी, और जब आपकी प्रगति होगी तो देश की प्रगति होगी। इसीलिए एक दिन एक कहानी इस अभियान के माध्यम से मैं आपके लिए एक कहानी लेके आई हूँ जिसका शीर्षक है लड़की जो हंसती जाए, जिसे लिखा है मीरा गणपति जी ने, जिनके चित्रकार है घोष, और इसका हिंदी में अनुवाद किया है निर्मला शुक्ला जी ने।
ये प्रथम बुक्स प्रकाशन की प्रस्तुति है। चलिए अब हम कहानी की ओर बढ़ते हैं। ये कहानी एक लड़की की है जिसका नाम था टी सुंदरी। ये आप ही की तरह पाठशाला जाती थी और क्या आपको पता है ये कक्षा 4 में पढ़ती थी। एक दिन पाठशाला में उसकी कक्षा में गणित पढ़ाया जा रहा था। तभी एक जोर की विस्फोटक आवाज आई, बम! जो गणित के अध्यापक हैं गुंडप्पा जी, उन्हें झट से पता चल गया ये आवाज कहाँ से आई। उन्होंने तुरंत ही टी सुंदरी की तरफ देख के बोला, सुंदरी जी आप कक्षा के बाहर चले जाइए। सारे बच्चे एकदम से चुप्पी छा गई और सब गंभीर हो गए और वो सब टी सुंदरी की तरफ देखने लगे और टी सुंदरी भी डर गई और वो गुंडप्पा अध्यापक से कहने लगी, प्लीज सर, लेकिन सर। और ये कहते कहते ही उसकी हंसी छूट गई और जब वो हंसने लगी उसे देख के पूरी कक्षा हंसने लग गई। टी सुंदरी हर एक बात पर हंसती थी, उससे अपनी हंसी रोकी ही नहीं जाती थी। ये सबको पता था। और क्या आप जानते हैं कि गुंडप्पा अध्यापक को देखकर टी सुंदरी क्यों हंस रही थी? क्योंकि पिछले हफ्ते जब टी सुंदरी अपने मित्र के साथ उद्यान में खेल रही थी तब उसके मित्र ने टी सुंदरी से पूछा, सुंदरी क्या तुम चुटकुला सुनोगी? सुंदरी ने कहा, हाँ क्यों नहीं, सुनाओ। तो उसके दोस्त ने कहा, अच्छा सुंदरी, क्या तुम जानती हो कि गणित के अध्यापक हमेशा इतने गंभीर क्यों रहते हैं? सुंदरी ने बहुत सोचा पर उसे कुछ समझ न आया। तो उसने अपने मित्र को कहा, मुझे तो नहीं पता, अब तुम ही बता दो। तो उसके मित्र ने कहा, वो हमेशा इसीलिए गंभीर रहते हैं क्योंकि उनको इतने सवालों का हल ढूंढना पड़ता है। ये सुनकर सुंदरी ठहाके लगाकर हंसने लगी और उसने अपनी आंखें मीच ली और खिलखिला उठी। हर एक चुटकुले का कुछ अलग ही असर होता था सुंदरी पे। कभी तो वो चुटकुलों पे ठहाके लगाकर हंसती थी, हा 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 इस तरह, और कभी वो खिलखिला के हंसती थी इस तरह, और कभी तो वो एकदम छोटी सी हंसी हंसती थी इस तरह। और क्या तुम जानते हो, कभी कभी तो वो घटोत्कच की तरह राक्षसी हंसी हंसती थी, हा 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 इस तरह। पर एक दिन वो सोचने लगी कि क्या मुझे क्यों इतनी हंसी आती है और किसी बच्चों को इतनी हंसी नहीं आती? क्या ये कोई चिंता का विषय है? अब उसने सोचा कि मुझे कुछ तो करना पड़ेगा इस बारे में। तो उसने बहुत सोचा और उसे एक तरकीब सूझी। उसने सोचा, मैं उन सब चीजों की सूची बनाती हूँ जिसे सुनकर या देखकर मुझे हंसी आती है। और फिर वो सोच सोचकर सूची बनाने लगी। जिस तरह आप चित्र में देख रहे हैं, ये उसकी सूची है। इसे देखकर उसे बड़ी हंसी आती है। जिस तरह मोटा शब्द सुन के उसे बहुत हंसी आती है। अगर कोई केले के छिलके पे फिसल जाए तब भी उसे बहुत हंसी आती है। अब उसने तो ये सूची बना ली और उसने मन में निश्चय कर लिया, अब जब भी मैं ये सुनूंगी मैं कभी नहीं हंसूंगी। अगले दिन वो पाठशाला गई। वो पुस्तकालय में बैठकर एक पुस्तक पढ़ रही थी। अलमारी के पीछे, अलमारी के दूसरे तरफ एक दूसरा बच्चा बैठा था, वो भी पुस्तक पढ़ रहा था। एक अचानक से आवाज आई, इस तरह, और टी सुंदरी ये आवाज को पहचानती थी। ये आवाज उसकी सूची से ही थी ना। और ये सुनकर वो ठहाके लगा के हंसने लगी। जब उसका हंसना हो गया, उसने अपने मन ही मन में सोचा, सूची बनाने का तो कोई लाभ नहीं हुआ क्योंकि फिर भी मेरी हंसी सूची छूट रही है। अब मैं क्या करूं? तब उसने फिर से बहुत सोचा और उसे एक और तरकीब सूझी। उसने सोचा, मैं अपने बड़े भाई अन्ना के पास जाती हूँ जो कि एक वैज्ञानिक भी है। वो कोई ना कोई मशीन तो बना ही लेंगे जिससे मेरी हंसी रुक जाए। तो वो अपने भाई के पास गई और अन्ना को उसने अपनी पूरी व्यथा अच्छे से सुनाई। अन्ना, जो अधिकतर हमेशा गंभीर ही रहते हैं, उन्होंने उसकी व्यथा सुनी और उसके बाद वो भी हंसने लगे।
जिसे देखकर सुंदरी ने सोचा कि ओ, क्या ये हमारे खानदानी समस्या है कि हम सबको इतनी हंसी आती है और किसी और को नहीं आती। हाँ, ये जरूर हमारी खानदानी समस्या होगी। तो उस पर अन्ना जी बोले, अरे सुंदरी, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कोई चीज हमें मजाकिया लगे, उस पर हंसना तो बड़ा ही स्वाभाविक है। हर कोई हंसता है, कोई ज्यादा हंसता है, कोई कम हंसता है, इसमें कुछ भी गलत बात नहीं है। सच्ची? ऐसे कहा टी सुंदरी ने, क्योंकि आज तक तो सब उसे यही कहते थे, ओहो सुंदरी, तुम तो कितना हंसती हो। इस पर अन्ना जी बोले, हाँ बिल्कुल, इसमें कोई गलत बात नहीं है। बल्कि सुंदरी, तुम जब हंसती हो तुम्हारी सेहत बनती है, क्योंकि हंसने से कोई रसायन होता है जो हमारे खून में जाकर जुड़ जाता है और उससे हमें खुशी का एहसास होता है। ये सोचकर सुंदरी सोच में पड़ गई। तभी उन्होंने अन्ना जी ने उसे ये भी बताया, अरे सुंदरी, क्या तुम जानती हो जो हमारे पूर्वज थे यानी आदि मानव, जब उनके पास कोई भाषा भी नहीं थी एक दूसरे से बात करने के लिए, तब भी वो लोग हंसते थे और हंस के एक दूसरे को बताते थे, यहाँ तो सब कुशल मंगल है, आप भी ठीक ही होंगे। ये सुनकर टी सुंदरी अपनी कल्पनाओं में चली गई। वो सोचने लगी, लंबी दाढ़ी और गदा लिए हुए आदि मानव हंसते हुए कैसे लगेंगे, और फिर से उसकी हंसी छूट गई। और उसके बाद अन्ना जी ने उसे कहा, आदि मानव ही क्यों, आज के जमाने में भी जब हम किसी को पसंद करते हैं या हमें उन्हें कहना होता है कि यहाँ तो सब ठीक है, मैं अच्छा हूँ, तो ये सब तो हम हंस के ही कहते हैं ना। और सिर्फ इंसान ही नहीं, दूसरी प्रजातियों के जीव भी हंसते हैं, जैसे मछलियाँ, डॉल्फिन्स, बंदर, कुत्ता भी हंसता है सुंदरी। ये सुनकर सुंदरी फिर से हंसने लगी। वो अपने पालतू कुत्ते को हंसता हुआ देखकर एक सोच में चली गई और ठहाके लगाकर हंसने लगी। आखिरकार जब उसका हंसना खत्म हुआ, तब अन्ना जी ने सुंदरी को बोला, अरे सुंदरी, क्या तुम जानती हो तुमने अभी अभी कसरत की है? सुंदरी ने कहा, कसरत कैसे, मैं तो हंस रही थी ना। तो अन्ना जी ने कहा, हाँ सुंदरी, जब तुम हंसती हो तो तुम्हारे गालों की कसरत होती है, उनके हड्डियों पे जो मांसपेशियां होती हैं, उनकी कसरत होती है। तब सुंदरी बोली, अरे वाह, तो मेरे गालों पर डोले बन जाएंगे। उस पर अन्ना जी ने कहा, नहीं नहीं सुंदरी, डोले तो सिर्फ बाहों में ही बनते हैं, लेकिन जब तुम हंसती हो तो तुम्हारे बड़े छोटे जो हड्डियां हैं गालों पर, उसके ऊपर जो मांसपेशियां होती है वो ऊपर और नीचे होती हैं, इसी से हंसने का भाव बनता है। तब टी सुंदरी ने सोचा, अच्छा तो भैया आवाज कहाँ से आती है? उस पर अन्ना जी बोले, जब तुम सांस लेते हो तो हवा तुम्हारे आवाज की नली के द्वारा तुम्हारे फेफड़ों में जाता है, लेकिन जब तुम हंसती हो तो ये हवा रुक जाती है, तभी हा 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 ऐसी आवाज आती है। इसे सुनकर सुंदरी बहुत ही खुश हो गई। उस पर अन्ना जी ने अब सुंदरी को कहा, अच्छा समझी सुंदरी, हंसना बहुत ही सहज है, और अगर तुम किसी को ठेस पहुंचाए बिना हंस रही हो तब तो तुम्हारी सेहत के लिए भी अच्छी बात है। और उस पर अन्ना जी ने कहा, अरे छोड़ो सुंदरी, अब चलो चाय पीते हैं, चाय का समय हो रहा है। तब सुंदरी ने कहा, अच्छा ठीक है। तब भैया ने उसे कहा, और चाय के साथ हम एक एक आलू बोंडा भी खाएंगे। अब अन्ना जी को पता था क्या होने वाला है। बिल्कुल सही, टी सुंदरी ठहाके लगा के हंसने लगी, क्योंकि उसे तो बोंडा शब्द पे बहुत हंसी आती है। तो बच्चों, आप मुझे ये बताइए, क्या आप भी टी सुंदरी की तरह हंसते हैं, कि थोड़ा कम हंसते हैं, कि टी सुंदरी से भी ज्यादा हंसते हैं? अच्छा, मैं आपको एक कार्य कहती हूँ, आप एक काम करिएगा। आज अगर आपके घर पर कोई आईना हो, उसके सामने जाके खड़े हो जाइए और अलग अलग तरीके से हंस के देखिए। छोटी सी हंसी, बड़ी सी हंसी, राक्षस जैसी हंसी, ठहाके लगा के हंसी। देखिए, आपको बहुत मजा आएगा और आपको खुशी भी होगी।
और जिस तरीके से हमने इस कहानी के द्वारा समझ में आया है कि हंसने से तो हमारी कसरत भी होती है, तो आपकी भी कसरत हो जाएगी और आपकी सेहत भी बच जाएगी। और अगर आपको किसी दिन हंसने का मन नहीं हुआ तो मेरे पास एक तरकीब है। मैं आपको कुछ इस तरीके से एक स्माइली मास्क बनाना सिखाऊंगी, जो आप अपने चेहरे पे लगाएंगे तो लोगों को देख के लगेगा कि आप तो हंस ही रहे हैं। इस तरह ये स्माइली मास्क बनाने के लिए हमें एक कागज का टुकड़ा चाहिए। ये कोई भी कागज हो सकता है, आप अपने पसंद के भी ले सकते हैं, कोई भी रंग के। एक कागज का टुकड़ा, कैंची, पेंसिल, एक लकड़ी का टुकड़ा, ये झाड़ू के पीछे जो लकड़ी होती है वो भी हो सकता है, कुछ सेलो टेप और कुछ कलर्स आपके पसंद के। अब आप क्या करिए, इस कागज पे कोई भी गोल आकार की चीज रखिए और इस पर इस तरीके से एक गोल बना लीजिए और इसे काट लीजिए कैंची से। जब आप ये कर लेंगे तो मैंने ऑलरेडी काट के रखा है, तो आपको इस तरीके का एक गोल कागज मिलेगा। इस कागज पर आपको जो भी पसंद है उस तरीके का स्माइली बना लीजिए पेंसिल से। मैंने यहाँ ऑलरेडी पेंसिल से एक बना के रखा है स्माइली, देखिए इस तरह से। अब इस स्माइली में हम कलर करेंगे। पहले उसकी आंखों को कलर कर देंगे। आपको जो कलर अच्छा लगता है, जो रंग पसंद है वो बनाएं, वो कलर करें। अगर आपको उस दिन ज्यादा हंसने का मन नहीं है तो आप छोटा स्माइली बना सकते हैं। अगर आपको बहुत हंसने का मन है तो आप क्या कर सकते हैं कि आप बड़ी सी हंसी बना सकते हैं। और पता है बच्चों, ये मास्क आप अपने जन्मदिन पे भी पहन सकते हैं और आप ही नहीं, आपके दोस्त भी पहन सकते हैं। फिर आप भी इतनी सुंदरी जैसे हंसने लगेंगे। अब मैं इसके मुंह पर इस तरीके का एक रंग भर रही हूँ। आपको जो पसंद है आप करिए, आपका मास्क उससे और सुंदर ही लगेगा। इस तरीके से आप मास्क में रंग भर दीजिए। देखिए ये स्माइली किस तरीके से आपको देखकर मुस्कुरा रहा है। और जब आपका स्माइली बन जाए तो इसे पलट दीजिए और एक डंडी ले लीजिए और उस डंडी को इस पर स्टिक कर दीजिए। मेरे पास एक डंडी है, इसे मैं इस तरीके से सेलो टेप से यहाँ पे चिपका रही हूँ। देखिए मेरी स्माइली बिल्कुल तैयार है और एक ही नहीं, मैंने तो कई स्माइली बनाए हैं। देखिए इसमें से आपको कौन सा पसंद है, जरूर ट्राई करिएगा घर पे। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी और आप जरूर जो भी मैंने आपको बताया है वो घर पे करेंगे। सुनने के लिए धन्यवाद।